Hey guys, what's up? Great. Okay, this is Amita Agrawal and this is our second video lecture. Okay, so did you see the previous video lecture? देखा है नहीं? होप कि सभी ने उसको देखा होगा, है ना? सॉल्यूशंस पढ़े थे हमने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे हमने उस लेक्चर के अंदर. In this lecture, we are going to start next topic, method of expressing concentration of solution. Okay. So, what do you understand by standard solution? What do you understand by standard solution? Do you have any idea about it? A standard solution is a solution whose concentration is known. Okay. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है. ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, जैसे 1 मोलारिटी का सॉल्यूशन, 1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन या 5 फॉर्मलिटी का सॉल्यूशन, है ना, 1 मोलल 2 मोलल सॉल्यूशन. तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमको ऑलरेडी पता हो. ठीक है, अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की काफ़ी सारी मेथड होती है, जिसमें हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, नॉर्मलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो 11th क्लास में भी नॉर्मलिटी थी, है ना, शॉर्ट में था. तो आपको किसी को डेफिनेशन पता है? नो? ओके, नो प्रॉब्लम. नॉर्मलिटी क्या होता है सुनिए. नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. Or you can say 1 gram equivalent weight dissolve 1 gram equivalent weight of solute dissolve in 1 liter of solution. Means आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करना है. ठीक है, अब बात आती है, मैडम ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, हमने तो सुना ही नहीं, है ना. 11th में था, पढ़ा होगा, होप कि पढ़ा हो आप लोगों ने. अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है. ठीक है, सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है आपका मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का. ठीक है, इक्वल टू में आप लोग लिख लें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की. अगर आपके पास है 0.98 ग्राम, ये जी है ना, ग्राम है, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, है ना. 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास. इसमें आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है. मीन्स क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इस 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आपको दिख रहा है सामने, मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट. तो मास आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0.98, ये आपने पुट कर दिया. ठीक है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट. अच्छा, अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं. अब ये मैं आपको 11th का लेक्चर जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ये वीडियो. अभी आप लोग जस्ट देखें कि कैसे निकालना है एसिड का. सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे निकलेगा. सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, जितने भी इसमें एटम्स है सबके मासेस का सम, सबके एटॉमिक मासेस का सम. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1. कितने हाइड्रोजन है, 2, है ना. सल्फर का 32 होता है, तो 32 और 2 कितने हो गए, 34, 35. फिर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 × 4, सबका जब सब सम करेंगे तो आपका आएगा 98. यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98. ठीक है, अभी भी मॉलिक्यूलर वेट निकला है, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकला है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड करते हैं 2 से, है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिड में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन जितने होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने, इसमें 2 है,
2 हाइड्रोजन आयन है, इसलिए हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 98 डिवाइड बाय 2, 98 अपॉन में 2 क्या निकल जाएगा, 49। तो 49 क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ आया आपका अपॉन में 49। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.02, 0.02 पॉइंट आएगा, पॉइंट लग नहीं रही है, 0.02 इसका आंसर आएगा जब इस 49 को आप डिवाइड करेंगे, 0.98 को डिवाइड करेंगे 49 से। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ओके, और इक्विवेलेंट वेट एसिड का कैसे निकलता है, जिसमें जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उससे हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकल आता है। ओके, तो नॉर्मलिटी क्या समझ में आई, क्या समझ में आया? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यू कैन से 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम, क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप सोल्यूट का डिजोल्व कर रहे हैं 1 लीटर के अंदर, तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी नॉर्मलिटी में कहलाएगी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। समझ में आया इतना? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो हम इसको लिखते हैं एन इक्वल टू, इसको हम शो करते हैं कैपिटल एन से, नॉर्मलिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, है ना। तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन बी, ये है एन बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। ओके, अच्छा ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ये जो आपको ए और बी दिख रहे हैं जो मैंने लिखे हैं ए एंड बी, ये दिस वन ए, तो ए इज स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट। जब जब आपको सॉल्यूट मेंशन करना है आप वहां बी यूज करेंगे, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में। और जहां आपको सॉल्वेंट की बात कर रही है वहां आपको ए सिंबल का यूज करना है। ठीक है, तो अब ये एन बी क्या है, एन बी इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बी है। एंड व्हाट अबाउट ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम, ये होता है मोल का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो अब बी है, किसका है, नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर? तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू, ये कहाँ से आया, हमने एन बी की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर दी, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, जहां पर वेयर एम बी इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। एम बी क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमने ग्राम इक्विवेलेंट डिसोल्व किया है। ओके, बात समझ में आई? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी इज, स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हैं नॉर्मलिटी। स्ट्रेंथ मैंने कल ही आपको बताया था, स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। इफ 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर हमने क्या करा, कोई सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया,
तो जो सॉल्यूशन आपका बन के आएगा वो आएगा 0.5 नॉर्मल का, उसको कहेंगे हम 0.5 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है। और अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि आपका आंसर आएगा सॉल्व करने पे n/2। तो आप बोलोगे कि n/2 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बना। क्या बोलेंगे? n/2 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बना। क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि 1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करोगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका 1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं मोलरिटी। अभी हमने पढ़ा था नॉर्मलिटी, अब हम पढ़ रहे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसमें आपका ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर सिर्फ ग्राम मोल है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या? द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना है? 1 ग्राम मोल डिसॉल्व करना है 1 लीटर के अंदर, तो आपका क्या बन जाएगा? मोलरिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। वहां हमने इक्विवेलेंट वेट लिया था, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? ग्राम मोल ले रहे हैं, सिर्फ ग्राम मोल ले रहे हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मलिटी में क्या था यहाँ फॉर्मूले में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, पर मोलरिटी में क्या है? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड अपॉन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? फॉर्मूला वही हो जाएगा, कैपिटल एम इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन में W है। NB अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो NB है, NB क्या है? NB इक्वल टू NB क्या है? NB स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन में मास, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है W अपॉन में एम। ठीक है, अब B है सॉल्यूट के लिए है, तो यहाँ वेट भी सॉल्यूट का होगा, मास भी सॉल्यूट का होगा, इसलिए B भी लगा देंगे, तो WB अपॉन में MB आया यहाँ पर। ओके, अच्छा MB क्या है यहाँ पर? MB क्या है यहाँ पर? जल्दी बताओ, MB क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट है क्या? क्योंकि पिछली बार नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट था, बट यहाँ पर MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपका MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मोलरिटी इज क्या हो जाएगी? मोलरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, है ना, एंड अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? बात समझ में आई? नॉर्मलिटी में क्या था? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि हम तो मोलर मास से डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, अगर हम कोई भी सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो 1 मोलारिटी का बनता है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज 1 मोलार सॉल्यूशन। बात समझ में आई? 1 मोलार आपको डिफाइन करने को आ सकता है, आप ये डिफाइन करें। ठीक है, कि 1 मोलार सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम क्या कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आई आपको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोललिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? मोललिटी। ओके, सो यहां ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो। एक होता है मोलरिटी RITY, एक होता है मोललिटी, है ना। तो मोलरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं और मोललिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। ओके, तो मोलरिटी क्या है? इसमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। मोलरिटी के अंदर हम वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, लेकिन मोललिटी के अंदर हम वॉल्यूम लेते हैं आपका किलोग्राम में। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, उसमें भी नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर रहे थे, पर किस में कर रहे थे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे, तो क्या बोलेंगे मोललिटी में? द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ओके, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बात समझ में आई? फॉर्मूला वही, स्मॉल m इक्वल टू एन बी इंटू 1000 अपॉन में w है। एन बी क्या है आपका, अब तो पता हो गया होगा ना, मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी कहाँ से आया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ये, डब्ल्यू अपॉन में एम, है ना, दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पुट किया है। अब एम बी क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सोल्यूट का। क्लियर? स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सेम ही है सारी डेफिनेशन, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? चलो अब एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि मोलल सॉल्यूशन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलल सॉल्यूशन, है ना। मोलर सॉल्यूशन अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, ये मोलल सॉल्यूशन है, MOLAL, मोलल सॉल्यूशन। कुछ नहीं, बहुत इजी है, द सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हम पहले बोल रहे थे 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, तो वो आपका मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो वो आपका मोलल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये मोलरिटी पढ़ रहे हैं हम। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, तो द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसमें भी वही सॉल्यूशन है आपका, वॉल्यूम 1 लीटर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई टर्म देखने को मिल रही है, ग्राम फॉर्मूला मास। ओके, क्या दिख रहा है, ग्राम फॉर्मूला मास। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट हो, जैसे कि आपने NaOH डिजोल्व किया, कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया, है ना, कोई भी सोल्यूट हो जो आपने किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, तो उसका ग्राम फॉर्मूला मास आपको यहाँ पुट करना है। तो द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो होती है फॉर्मेलिटी। ग्राम फॉर्मूला मास याद रखें, फॉर्मेलिटी याद रहेगी। इसको हम क्या करते हैं, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर्मेलिटी का, फॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, हमेशा सोल्यूट ऊपर आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, दिख रहा है आपको ये, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन में W है। सेम फॉर्मूले हैं, बस आपको MB की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी यहाँ पर, WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू W है। आप सबको पता है कि अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, यू ऑल नो। ओके, तो MB यहाँ पर क्या है, ना यहाँ इक्विवेलेंट वेट है ना मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पर MB क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? बात समझ में आई, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। ओके, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है फॉर्मूला मास की। तो फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला मास क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, ये NaCl है ना। तो NaCl क्या है, पहली बात तो एक आयनिक कंपाउंड है ये, है ना। तो फॉर्मूला मास आप देखेंगे आयनिक कंपाउंड में ही एप्लीकेबल होता है ना। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो सेम फॉर्मूला मास निकल के आता है। देख लो आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे ये अपना NaCl है ना, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, जितने भी एटम हैं उनके मासेस का सम, जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस का सम। फॉर्मूला मास में भी तो यही कह रहे हैं कि फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके सबके एटॉमिक मास का सम ही फॉर्मूला मास होगा। जैसे Na का जो मास होता है वो कितना होता है 23, ठीक है, प्लस
Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, हम लोग जनरल 35 ले लेते हैं, ठीक है। जब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 58.5, क्या आएगा 58.5, 5 6 7 8 एंड 3 और 2 5.5, ठीक है। क्या आया 58.5, और 58.5 क्या है आपका फॉर्मूला मास है। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास, ओके। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फिर आप वहाँ मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे, फॉर्मूला मास नहीं होगा, फॉर्मेलिटी भी उसकी नहीं निकलेगी। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या है मोल फ्रैक्शन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब डेफिनेशंस तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। देखो क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा क्या है, बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या करा, शुगर सॉल्यूशन ऐड करा, प्लस वाटर है, ओके। शुगर क्या है आपका सोल्यूट, वाटर क्या है आपका सोलवेंट। इतना सबको क्लियर हुआ? तो मैं अब अगर मुझे फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मोल फ्रैक्शन को एक्स से शो किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। किसको, मोल फ्रैक्शन को। सोल्यूट किसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी, और सोलवेंट के लिए क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज डिनोटेड बाय एक्स ए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय एक्स बी, ठीक है। अब हमको सोल्यूट का क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। अभी हमने क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर में शुगर और वाटर ऐड करे और सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, शुगर का क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, क्या बोला है, रेशियो बोला है ना। तो किस किस का रेशियो, ये देखो एक्स बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर शुगर क्या, नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब याद रखें ये शुगर जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर है ना, मीन्स सोल्यूट। शुगर क्या है आपकी सोल्यूट, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये देखो क्या बोल रहे हैं हम कि पहले तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत इजी है, 2 मिनट में ये रेस कर देती हूँ। मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे कोई भी आपने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें 3 कंपोनेंट ऐड करे, ए बी सी, कोई भी सोल्यूट है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है ना, ए बी सी। आपने उस कम में 3 कंपोनेंट ऐड करके सॉल्यूशन बनाया। अब आपसे कहा कि मोल फ्रैक्शन निकालो ए का, तो क्या लिखोगे आप, एक्स ए इक्वल टू, एक्स ए का निकालना है ना, तो मोल को डिनोट करते हैं एन से, तो आप लिख दोगे एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट सी। तो निकल जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन किसका, कंपोनेंट ए का। अगर मैंने आपको कहा कि कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी, जिसका भी निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उसका सम नीचे आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर? अब समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, इनका रेशियो, एक कंपोनेंट के मोल का रेशियो अपोन में एक कंपोनेंट क्या लिया, वन कंपोनेंट का मोल अपोन में नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल ऑफ द कंपोनेंट, यही तो कर लिखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपोन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट।
मैं जूम कर देती हूँ, ये देखो आप सभी बच्चे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स बी इक्वल टू एन बी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन में एन बी प्लस एन ए, ये रहा एन बी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस एन ए इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट देखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, है ना। ठीक है, ये मोल्स फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पर क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज नोटेड बाय एक्स ए। ठीक है, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया, बहुत ईजी है। अब एक बात और ध्यान रखें, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। मतलब जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे हमने एक्स बी प्लस एक्स ए लिया, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए, है ना। फिर एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए। अब आप क्या करो, अगर एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा एन बी प्लस एन ए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एन बी प्लस एन ए से कैंसिल हो जाएगा ये, और ऊपर आ जाएगा एन बी प्लस इस एन बी प्लस एन ए से ये वाला कैंसिल और आ जाएगा एन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो याद रखें मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी भी सॉल्यूशन में वो 1 होता है। क्लियर? एनी डाउट? अब देखते हैं नेक्स्ट हम परसेंटेज बाय मास। क्या देखते हैं हम, परसेंटेज बाय मास। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछते हैं, तो स्पेशली आप फॉर्मूला याद करें इसका। ठीक है, दिस वन। ओके, तो देखो होता क्या एक्चुअल में, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा कि 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, कि शुगर का आपके पास 5% सॉल्यूशन है, मैंने ऐसा कहा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 ग्राम जो शुगर है वो क्या है, डिजोल्व है किसमें, 100 ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलो तो 100 ग्राम, अगर सॉल्वेंट बोलो तो फिर क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, क्योंकि 95 और 5 होके 100 बना लेता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर मीन्स 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ में आई? अब देखो इफ डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, अच्छा डब्ल्यू क्या है, वेट, ए क्या है, सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड डब्ल्यू बी इज वेट ऑफ सोल्यूट। वेट बोलो, मास बोलो। ओके, तो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी द मासेज ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, ए और बी दो कंपोनेंट है, सोल्वेंट और सोल्यूट, और डब्ल्यू डब्ल्यू बी उनके मासेज हैं, उनके वेट है ना। तो परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का निकालना है, इसलिए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 100। क्या करना है, मास परसेंटेज सोल्यूट का निकालेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और टोटल वेट नीचे आ जाएगा सोल्यूट और सोल्वेंट का। ठीक है, और इंटू 100। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम परसेंटेज। देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, सेम हमने मास परसेंटेज पढ़ा, एज इट इज वॉल्यूम परसेंटेज भी है। क्या है इसमें, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वहां था नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसको भी आपको फॉर्मूला ही इसका मेन याद रखना है। वहां पर आपने मास लिया था इसलिए आपने डब्ल्यू का यूज किया था, यहाँ पर आप वॉल्यूम ले रहे हैं इसलिए आप यहाँ फॉर्मूले में वी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर?
तो देखो, अगर हम इसमें बोलते हैं कि 25% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, मैंने कहा कि 25% सॉल्यूशन है आपके पास इथेनॉल का, तो क्या मतलब हुआ इसका? 25 ml इथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स 25% तो इथाइल एल्कोहल है, सॉरी 25 ml इथाइल एल्कोहल है, और बाकी का 75 क्या है इसमें? वाटर है, वो आपका सॉल्वेंट है, तभी जाके 100 ml सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ यूज करा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि 25% ऑफ सॉल्यूशन सॉरी 25% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल मीन्स क्या होगा? 25 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अगर मैं बोलूँ कि 5% सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 ml ऑफ मिथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है तो ऊपर सोल्यूट, वॉल्यूम मतलब V, B मतलब सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू में 100 लगाना कंपलसरी है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा पीपीएम, कभी कभी पूछ लिया जाता है पीपीएम भी, ठीक है। तो पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, जब सॉल्यूट बहुत बहुत कम क्वांटिटी में हो, यानी कि बहुत कम कंसंट्रेशन हो, है ना, तो उसको हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं? पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मीन्स ये कंपोनेंट ए क्या है मैम? नहीं समझ में आया, है ना। तो देखो, अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो आप लिखोगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, और अगर आपको सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। हम इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट उससे पहले इसको आप पढ़ें, समझें। नहीं समझ में आता है तो लाइव क्लासेस में आप मुझसे पूछें कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आया, आप एक बार और एक्सप्लेन कर दें। वैसे लाइव में तो ये वापस मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, हैव अ नाइस डे।